नमस्कार। सभी बच्चों के लिए आज एक इम्पोर्टेंट सवाल है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन मूवमेंट इन इंडिया। तो आप जानते ही हैं, वुमेन हमारी सेकंड सिटीजन हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी, जहां उनकी स्थिति सही नहीं है और उन्हें अपनी आवाज वो पिछले 100-200 साल से उठाती चली आ रही हैं और आज भी उठा रही हैं। तो हम देख रहे थे मी टू मूवमेंट और अभी इस मूवमेंट पे आगे बढ़ेंगे। इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जामिन द स्कोप ऑफ लिमिटेशन ऑफ वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया। तो जो वुमेन की जो इंडिया में मूवमेंट चल रही है, इसकी क्या स्थिति है। तो तीन चार सवाल हैं मिले जुले, इनको हम क्विकली पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत में महिला आंदोलनों के दायरे और सीमाओं का परीक्षण करिए। तो इंडिया की हिस्ट्री भी रिच है। 19 सेंचुरी से सोशल रिफॉर्म्स की बात चल रही है कि भाई आंदोलन हुए, उसके लेकर एजिटेशन हुए। क्विकली देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको आप जानते ही हैं। इन्होंने सती के ऊपर बात की और विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात की। जब राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, नेशनलिस्ट फेज, तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट वुमेन को लेकर आई फ्री मूवमेंट में। और उन्होंने बोला कि भाई सिर्फ गांधी जी कोई ना करेंगे, या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या सुभाष चंद्र बोस, नेहरू करेंगे, हम भी करेंगी। और वो नेशनल मूवमेंट में ही इनको लेकर आ गए थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अलग अलग इशू इसमें शामिल हुए। वायलेंस होने लगा महिलाओं के खिलाफ, तो उन्होंने डेथ, डाउरी, सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके लिए डाउरी प्रोवेशन एक्ट, वुमेन डाइवर्सिटी एक्ट, ये एक्ट लाने में उन्होंने खूब एजिटेशन किया, अपनी मांग रखी। अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 73वां व 74वां संविधान संशोधन, जिससे आज पंचायतों में मिनिमम 33 और कई राज्यों में 50 रूट गए। इन्वायरमेंट आंदोलनों में भी चिपको में, और ये एंटी अरे मूवमेंट जो अल्कोहलिज्म को, नशा मुक्ति के खिलाफ भी वो मूवमेंट कर रही हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कितनी और मूवमेंट्स आई हैं। इसमें एक मूवमेंट है एंटी अरैक मूवमेंट। ये आंध्र प्रदेश में हुई थी। महिला जो ग्रास रूट पे रहती हैं उनकी मूवमेंट थी। रूरल वुमेन इसमें थी। और एरे कंजप्शन, ये कोई वो होता है सब्सटेंस। वुमेन बोर एंड ब्रंट द सोशल इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिपलिंग फैमिली इनकम एंड इंटेंसिफाई डोमेस्टिक मूवमेंट। तो इन्होंने क्या कहते हैं, जला दिया उसको और मूवमेंट चालू की। ठीक है। वो धरने पे बैठ गई, ब्लॉक किए रोड, उनकी डिस्टरीज को जहां वो बनाते हैं उनको जलाया, और जो ये शराब वाले पुलिस और पॉलिटिशियन का नेक्सस है इसको उघाड़ा। फिर वो धीरे धीरे जो नशा है ये आगे जाके निजी क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में उनको जो मुसीबतें पहुंचा रहा था, धीरे धीरे इसकी बात हुई। और 1993 में यहाँ पर इराक पर पूरा बैन लग गया। अभी इराक होता क्या है, इसको हम एक सेकंड। बेटा ये एक तरह का नशा ही है, बोतल ऑफ डेथ।
एंटी लिकर मूवमेंट है, ये आप देख सकते हैं, एंटी लिकर मूवमेंट है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये मूवमेंट वहां पर हुई, ये मूवमेंट भी आपने देख लिया, और ये समय समय पर चलती रहती है, रीडिफाइन होती रहती। अब जो ये मूवमेंटें हो रही हैं, इसने क्या फायदा पहुंचाया है? तो डावरी की डेथ आज भी भारत में मौजूद है, हाई प्रोफाइल केसेस है, निर्भया गैंग का केस है। इसने चेंज करवाया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जहां 18 से 16 एज की गई हिंडियस क्राइम में। यस या नो? कि भाई हम यस सर। जुनवाइल जस्टिस में देखेंगे कि क्या करना है, अगर उसने हिंडियस क्राइम किया है तो उसको 16 भी कंसिडर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एक्ट 2004, वर्क प्लेस पे राइट आपने देखा था। पॉश की गाइडलाइन, जिसको लेकर अभी पहलवानों का धरना था, वो क्लीन चिट मिल गई उनको, ब्रजभूषण जी को। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, डावरी इक्वल रिमोरेशन एक्ट 96, एंटी अरे मूवमेंट। अब आओ, अब एक और सवाल है कि ये जो चार अलग अलग मूवमेंटें हुई थी, ये क्या हैं? तो पहली मूवमेंट तो भाई बहुत पहले थी, है ना, जेएस मिल ने जो किताब लिखी थी उस साइड। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म 1960 में आई थी, फिर थर्ड आई, फिर अब फोर्थ में हम जी रहे हैं। तो सेकंड मूवमेंट, वुमेन लिबरलाइजेशन की बात हुई। इसमें लीगल राइट्स फोकसिंग ऑफ वुमेन लिबरेशन, सोशल कल्चर इनइक्वालिटी, बर्थ कंट्रोल एबॉर्शन का राइट्स उनको होना चाहिए, उनके लिए डोमेस्टिक वर्क प्लेस पर वायलेंस नहीं होना चाहिए। थर्ड वेव, ये 1990 से 2000 में आई। ये किसकी बात करता है? इंटरसेक्शनैलिटी। इन्होंने क्या किया? दिस अप्रोच pioneered the black feminists like Kimberly Cashno emphasized the gender oppression intersect with form of discrimination such as race, class, or sexual orientation. Third wave feminists are also challenge rigid gender roles and embrace diverse expression of femininity and reapproaching the traditional girly system. तो इसके अंदर क्या था? सो जो थर्ड फॉर्म आई है 90 से 2000, ये क्या कहती है कि भाई जिस तरह से अन्य डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसी तरीके से हमारे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। इन्होंने कहा, perhaps the most significant development of third wave was through widespread adoption of intersectionality, which acknowledges how different form of discrimination and disadvantage over interact. इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, जो सेकंड वेव थी उन्होंने काली वुमेन्स, गरीब वुमेन्स, इनको शामिल नहीं किया था। अलग अलग रेस, एथनिसिटी, क्लास, बैकग्राउंड, लोकल लेवल, इन्होंने उसमें शामिल किया। ठीक है, इन्होंने सारी वुमने जो पूरी दुनिया में है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आती हैं, किसी पे उस पे बात की। दूसरा, इन्होंने अपने सेक्स को लेकर, जो पहली मूवमेंट थी, वो सेकंड मूवमेंट ये बात करती थी कि वुमेन को विक्टिम के रूप में ही पेश करना है, देखो महिला के साथ ये अत्याचार, वो अत्याचार, ये अत्याचार। इन्होंने कहा नहीं,
महिला क्या कर सकती हैं, क्या उन्होंने किया, क्या वो करेंगी, हम पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे महिला का। और महिला महिला हैं, उनका बॉडी अलग तरह की है, इसको लेकर हमें शंका नहीं होगी। हम इसको लेकर डाउन प्ले नहीं करेंगे, बल्कि इसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे कि हमारा शरीर का स्ट्रक्चर अलग तरह का है, हमें इसमें कोई शेम नहीं है, बल्कि हम इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे। जहां पर सेकंड वेव में बात चलती थी कि वुमेन एज अ होल, एज अ कम्युनिटी, सबको एक ही जैसा देखना, नहीं। थर्ड वेव में क्या हुआ कि वुमेन के अंदर भी अलग अलग तरह के वुमेन्स होती हैं और उनके अलग अलग तरह के डिफरेंस होते हैं। उन डिफरेंसेस को भी हम अप्रिशिएट करेंगे और इम्ब्रेस करेंगे। इम्बेरेस अलग वर्ड होता है, इम्ब्रेस अलग वर्ड होता है, तो यहाँ वर्ड जो है वो इम्ब्रेस है, इम्ब्रेस करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव आउटलुक लिया, समग्र आउटलुक लिया, इंक्लूसिव आउटलुक किया। ठीक है, तो थर्ड वेव में ये भी बात आई कि पेट्रियार्की को नीचे लेवल तक वो गई, और पेट्रियार्की के अंदर क्या, घर के अंदर क्या क्या होता है, घर के अंदर क्या क्या परेशानी है, बाहर भी काम करना पड़ता है, घर के अंदर भी काम करना पड़ता है, इन सब चीजों को उन्होंने थर्ड वेव में शामिल किया। तो ये थर्ड वेव था। अब फोर्थ वेव जो अभी चल रही है, मी टू मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? मी टू मूवमेंट। इसको भी जरा देख लेते हैं। फोर्थ एज जो कि डिजिटल पर है, सोशल मीडिया और पर है। जैसे भारत में आपने देखा होगा मी टू मूवमेंट, ब्लैक लाइफ मैटर्स मूवमेंट, इसमें भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये देखो, अलग से देखोगे तो ये सवाल आ सकता है, किम्बरले कैशू ने मूवमेंट का नाम ले ले वो, तो इस इन नामों को भी आपको याद रखना है। आजकल क्या करता है कि थर्ड वेव नहीं बोलेगा, किम्बरले कैरन शॉ बोल देगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना, इनके नामों को याद रखना है। Fourth wave, the current wave is largely defined by the use of digital technology, social media, Me Too, Black Lives Matter has हैशटैग चला रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेयरनेस कर रहे हैं, मोबिलाइज सपोर्ट ले रहे हैं, ग्लोबल डायलॉग की बात करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट, सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी। तो क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ आइडेंट कर रहे हैं। तो वुमेन में आप ये एलजीबीटी के राइट, उनके इन्वायरमेंट के राइट, उनके ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब आइए, इनकी सीमाएं क्या क्या हैं, व्हाट इज द लिमिटेशन, वुमेन में आज तक भी क्या इश्यूज हैं। तो भैया, ज्यादातर महिला अत्याचार क्या होता है, ये अर्बन महिला समझती है, रूरल महिला नहीं समझती। आज भी पिट लेती है, ठुक लेती है, पिटाई खाती है, और शाम को काम पे लग जाती है। उसको ऐसा लगता है यही उसका जीवन है। विलेजेस और अनएजुकेटेड वुमेन, क्या उनकी यही परिणति है? महिला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। पानी। तो आज भी अगर आप जाएंगे तो ये जो मूवमेंटें हमने सब पढ़ी, ये किसकी मूवमेंटें, कहाँ बात हो रही है? अर्बन, एजुकेटेड, अपर क्लास, मिडिल क्लास वुमेन। मार्जिनलाइज जो वुमेन है, लोअर कास्ट की जो वुमेन है, रूरल की जो वुमेन है, क्या उनके पास, जिनके पास आज भी फीमेल के पास कोई राइट नहीं है विलेज के अंदर, रिसोर्सों के अंदर,
उनका डोमेस्टिक वर्कर के रूप में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और दलित और आदिवासी के रूप में वो शोषित हो रही है, वहां और भी ज्यादा शोषित है। अब सबसे बड़ी इन मूवमेंटों में यही दिक्कत है कि कोई आइडियोलॉजी एक नहीं है, अलग अलग मूवमेंटों की अलग अलग समस्याएं। कुछ रेडिकलिस्ट हैं जो कहती हैं कि हम मर्दों की तरह ही नशा करेंगे, पब में जाएंगे, एकदम रेडिकल अप्रोच, हम शादी ही नहीं करेंगे, वो उसे एक्सट्रीम पर हैं। वो हमको पीटेंगे तो हम भी क्या करेंगे, उनको डब्बे में पैक कर देंगे। यस या नो? यस सर। तो ये कैसा है, रेडिकल अप्रोच है फेमिनिज्म की, वहीं से आ रही है, एक्सट्रीम यस है। सर। हाँ। एक है लिबरल, धीरे धीरे होगा, एक साथ कुछ नहीं हुआ, देखो आज वोट डाल पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, धीरे धीरे ही होगा। तो कोई 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 कोऑर्डिनेटेड या यूनिफॉर्म एजेंडा नहीं। वही है कि हम क्लास में बटे हुए हैं, हम रेस में बटे हुए हैं, हम अपने जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटा है, जो हमारी स्थिति है उसमें बटे हुए हैं, और उतनी ही बात करते हैं। हर आदमी जो भी कोई बात कहता है वो अपनी, क्या है, प्लेटो अरिस्टोटल के बारे में आपने पढ़ा था बेटा, कि ये होते फिलोसफर हैं लेकिन बात किसकी करते हैं, अपनी। जितनी इनकी सोच की सीमा है, ऐसे ही जितने भी ये फेमिनिस्ट हैं, ये जो इनकी समस्या है बस कुछ तक ही सीमित है। एनजीओनेशंस, the increase of on the funding of foreign and domestic non-governmental organization has a point of contention. Critics argue that can lead to focus on grassroots confederation activism to more project-based institutional approach, which may dialogue the radical potential. तो ये कहते हैं कि ये जो एनजीओ आए हैं जब से, ये क्या करते हैं, उनको एजुकेशन देने की बात करते हैं, सिस्टम बनाने की बात करते हैं, ऊपर से किसी भी मूवमेंट को लीड करने की बात करते हैं। उससे दिक्कत क्या होती है, जो लोकल महिला की समस्या है ग्राउंड ग्राउंड लेवल पर, वो डाइल्यूट हो जाती है, वो ऊपर निकलकर सामने नहीं आ पाती। तो छोटे छोटे होने चाहिए, अनसिस्टमेटिक होने चाहिए, लेकिन जब से एनजीओ आए हैं ये एक ही ढर्रे में मूवमेंटों को लेकर जा रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया हो। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, तो पेट्रियार्की कितनी टूटी, बोलो। पेट्रियार्की कितनी टूटी? बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम। बहुत कम। परसीव माइंडसेट और बिहेवियर सॉफ्टवेयर लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस आज हो भी रहा है। इंटरसेक्शनैलिटी, द मूवमेंट हैज एट टाइम्स फेल्ड टू फुल्ली कॉम्प्लेक्स विच इज, जेंडर में भी कास्ट, क्लास और रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो खाली वुमेन ही है, वुमेन किस कास्ट की है ये भी इंपॉर्टेंट है, किस क्लास की है ये भी इंपॉर्टेंट है, किस रिलीजन की है ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी इसको बोलते हैं इंटरसेक्शनैलिटी, जो थर्ड वेव में आपने देखा था, ये इशू है। पढ़ी लिखी महिला के साथ क्या इशू हो सकता है? डोमेस्टिक वायलेंस हो नहीं सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। वो आवाज उठाती है। वो उसी दिन घर छोड़ के चली जाएगी, अमीर है, एजुकेटेड है, डाइवोर्स का केस डाल देगी, एनिमली लेगी। तो उसको क्या समस्या आती है? उसको आती है मेंटल एलेगनी, मेंटल ऑपरेशन, उसका मानसिक उत्पीड़न होता है। दोबारा से यस वो सर। समाज में कैसे लौटेगी, शादी कैसे करेगी, उसकी प्रेस्टीज डिग्निटी को एक परसीव चैलेंज होता है। उसकी ये समस्या है, अगर वो स्किलफुल है तो वहां वो कर सकती है, जबकि जब लोअर स्टेटा में आएगी तो अलग तरह की समस्याएं हैं। कास्ट में आएगी तो अलग अलग, रिलीजन में, रिलीजन के नाम पर उसको अलग अलग रिलीजनों ने अलग अलग तरीके से पीछे कर रखा है। यस या नो?
यस सर। वहाँ अलग इश्यूज हैं। तो इनका ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म, डाइवर्स रियलिटी और इंडियन मूवमेंट का नजर नहीं आ रहा है। ये समस्याएं आपने देख ली। मुझे लगता है आप ये अब दो तीन तरह के सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, इसे करने की स्थिति में क्या होगे और इस टॉपिक को डील कर लोगे मूवमेंट। तो थैंक यू वेरी मच मेरे